तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 26 नवंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। मैथ और रीजनिंग कितने नंबर का अब आ रहा है वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। आज जो प्रश्न भेजे हैं साहित्य वर्मा जी, इनके 83 नंबर आए हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के ये निवासी हैं। इसके अलावा पृथ्वीराज आसिया जी, इनके 79 नंबर आए हैं। और प्रश्नों को देखो स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा दे रहे हैं कि भाई प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं, मतलब तो आपको एक यकीन हो जाए कि हाँ भाई प्रश्न जो है हमारे पास रियल और ऑथेंटिक प्रश्न आए हैं। देखिए यहाँ पर बेबेडका गुफाएं, महिला वर्ल्ड कप हो गया, संघू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, के नदी 15 अगस्त 2047, मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस। तो ये बहुत सारे प्रश्न इन्होंने भेजे हैं और भी स्क्रीनशॉट है, ठीक है ना। तो अपन चलते हैं सीधे आज के पहले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न आज पहले पूछा गया है और साइंस से हम शुरुआत करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, प्रिज्म में श्वेत किरण निकलने के बाद किस रंग का विचलन कोण सबसे ज़्यादा होता है? तो बैंगनी रंग का विचलन कोण सबसे ज़्यादा होता है। अभी परसों 23 तारीख को आपका एग्जाम नहीं था, हमने एक क्लास कराई थी, वो जा कर के देख लेना। प्रिज्म एवं वर्ण विक्षेपण वाली क्लास डिटेल में सब कुछ समझाया है। किसका आपतन कोण ज़्यादा होता है, किसका अपवर्तन कोण कम होता है, किसका आपतन कोण ज़्यादा होगा तो तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगी, किसका जो है प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। ये सब हमने डिटेल में आपको समझा दिया है। वो वीडियो आप जा करके देख लेना। और जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं उनके पास में उसकी PDF भी पहुंच चुकी होगी, है ना। तो नोट्स में जो भी नया टॉपिक पूछा जाता है उन सब की PDF हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। चलिए, बैंगनी रंग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रिज्म से निकलने के बाद बैंगनी रंग का विचलन कोण सबसे ज़्यादा होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैंगनी प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम होती है और इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जिसके कारण यह सबसे अधिक झुकता है। अब इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है, तो सबसे कम लाल रंग का विचलन कोण होता है। आज आपसे बैंगनी पूछा है, हो सकता है आगे आपसे लाल रंग पूछे, क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य है वो सर्वाधिक होती है, इसलिए लाल रंग बिखरता नहीं है, दूर से हमको दिखाई दे जाता है, इसलिए सिग्नल्स के रूप में हम लाल रंग का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें भाई, जिन लोगों का एग्जाम अभी बाकी है उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया न्यूज़ है कि देखो जिस तरह से इन भाई के 80 नंबर आए हैं और रायकर जी के 86 नंबर आए हैं, ठीक है, वर्मा जी के 83 नंबर आए हैं, इसी तरह से आप भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं अगर आप MP पुलिस कांस्टेबल के सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं। इन नोट्स को जितनी जल्दी आप कंप्लीट करके जाएँ, आपके एग्जाम में 2 दिन 4 दिन जितने दिन का समय बचा हुआ है, अगर आप 7-7 8-8 घंटे पढ़ते हैं तो ये नोट्स कंप्लीट करके जा सकते हैं। इन नोट्स को कंप्लीट करने के बाद में अभी आपके जितने भी टेस्ट में नंबर आ रहे हैं, कम से कम 15 से 20 नंबर उनके इंक्रीज़ हो सकते हैं, उनके नंबर बढ़ सकते हैं ना। जिस तरह से इन लोगों के अच्छे नंबर आए, आप भी अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको, 7-7 8-8 घंटा पढ़ के ये नोट्स कंप्लीट करके आपको जाना पड़ेगा। इन नोट्स में क्या-क्या मिलेगा, तो गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, MP GK इन सबके कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स रहेंगे, सारे प्रैक्टिस सेट रहेंगे, जितनी भी एग्जाम एनालिसिस कराई है उन सब की PDF रहेगी। इसके अलावा जो भी नए टॉपिक ESB के द्वारा पूछे जा रहे हैं, जैसे रेलवे कोड हो गए, रेलवे स्टेशन के कोड पूछे जा रहे हैं, मेगावाट परियोजनाएं हो गई, बांध हो गए, मेले हो गए, जनजातियां हो गई, इन सब की स्पेशल PDF इसके साथ में ही दी जाएगी। ये PDF आपके होमगार्ड्स के एग्जाम में भी काम आने वाली, ठीक है। इसके अलावा जिन लोगों का एग्जाम हो गया है भाई, उनके सामने MP SI और MP ASI की भर्ती है। तो MP SI में कम फॉर्म भरे गए हैं, मौका बहुत बढ़िया है। 8 से 9 सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे, तो इन सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स मात्र 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जिस तरह से MP पुलिस में प्रश्न आए हैं, ठीक उसी तरह से MP SI, ASI और LDC के प्रश्न भी अपने नोट्स से सीधे सीधे फंसेंगे, ठीक है। प्राप्त कैसे कर सकते हैं, छोटी सी प्रक्रिया, ये QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर अगर आपको कांस्टेबल, MP SI ASI या फिर हेड जो आपका होमगार्ड है, इनके नोट्स चाहिए तो मात्र 179 179 का पेमेंट करना है। और अगर आपको MP SI के नोट्स चाहिए मात्र 199 का पेमेंट करना है। अगर आपको ये दोनों नोट्स एक साथ में चाहिए तो मात्र 300 रुपये का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पर आपको आगे के सारे नोट्स मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए साइंस का, प्लेसेंटा के न बनने तक गर्भ को पोषण कहाँ से मिलता है? आप सबको पता है जो गर्भावस्था शिशु होता है उसको पोषण कहाँ से मिलता है, प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है ना। लेकिन जब तक प्लेसेंटा नहीं बना हो, यानी प्लेसेंटा तो बाद में बनता है, अब प्लेसेंटा नहीं बनाया तो उसको पोषण कहाँ से मिलेगा, तो ये इसको एंडोमेट्रियम से मिलता है। अब ये एंडोमेट्रियम क्या होता है, आइए देख लेते हैं। तो प्लेसेंटा बनने से पहले गर्भावस्था की शुरुआत में भ्रूण को गर्भाशय की दीवार, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, इससे पोषक तत्व मिलते हैं या गर्भाशय की परत ही प्लेसेंटा बनाने के लिए जो है विकसित हो जाती है। तो पहले भ्रूण जहाँ
जहाँ पर जाकर के चिपक जाता है, यहीं से इसको जो है पोषण मिलना शुरू हो जाता है और यही परत आगे चल कर के प्लेसेंटा का रूप धारण कर लेती है, ठीक है? जहाँ से शिशु को पूरे 9 महीने तक भोजन वगैरह मिलता रहता है। देखिए, एंडोमेट्रियम से पोषण, जब एक निषेचित अंडा गर्भाशय में प्रत्यारोपित होता है तो यह सीधे एंडोमेट्रियम से पोषण प्राप्त करता है। बाद में प्लेसेंटा की क्या भूमिका रहती है? तो जब प्लेसेंटा पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो लगभग 10 से 12 सप्ताह तक हो जाता है, तो यह पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करने की ज़िम्मेदारी संभाल लेता है और प्लेसेंटा के माध्यम से, गर्भनाल के माध्यम से शिशु को भोजन मिलता रहता है और माँ के रक्त से जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, वो शिशु तक पहुँचते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई स्त्री गर्भवती है तो उसको ज़्यादा खाना खाना चाहिए, मतलब कि पोषक तत्व ज़्यादा लेने चाहिए, जिससे कि शिशु को सही पोषण मिल सके। अगला प्रश्न देखिए, केन नदी की सहायक नदी पूछी गई थी। ऑप्शन तो नहीं याद था उनको, लेकिन ये कहा था सर केन नदी की सहायक नदी से प्रश्न पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं केन नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो केन नदी की कई सहायक नदियां हैं, जिनमें सोनार हो गया, बेरमा हो गया, उर्मिल, अलोना, श्यामरी और चंद्रावल प्रमुख है। इनमें सोनार नदी केन की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। अब सोनार की बात कर लेते हैं। ये नदी केन की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका पूरा बेसिन मध्य प्रदेश में ही, केवल मध्य प्रदेश में ही ये नदी बहती है, ठीक है। बेरमा, यह भी एक प्रमुख सहायक नदी है जो केन से जाकर के मिल जाती है। इसके बाद उर्मिल नदी के बारे में भी काफ़ी चर्चा होती है, तो ये भी केन की अन्य जो है महत्वपूर्ण सहायक नदी है। अगला प्रश्न, नीले पर्वत यानी या फिर ब्लू माउंटेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर 12 वर्ष के बाद में एक नीला फूल यहाँ पर खिलता है, इसलिए इसे नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहते हैं। चलिए देखिए, तो नीले पर्वत के नाम से नीलगिरी पहाड़ियों को जाना जाता है, जो पश्चिमी घाट श्रृंखला का एक हिस्सा है। इसके अलावा मिजोरम की फंगपुई चोटी को भी ब्लू माउंटेन कहा जाता है, दोनों को कहा जाता है, लेकिन आपके ऑप्शन में नीलगिरी की पहाड़ियाँ दी गई थी, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ ही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। इन पहाड़ियों को उनके नाम नीलगिरी अर्थात नीले पहाड़ के कारण और उस पर उगने वाले नील कुरुंजी, ध्यान रखना नील कुरुंजी इस पुष्प का नाम होता है। 12 साल में एक बार ये जो है पुष्प उगता है, इस वजह से इस पहाड़ी का नाम नील पर्वत या फिर नीलगिरी पहाड़ी कहा जाता है। ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैली हुई है और कई लोकप्रिय पर्यटन स्थलों का घर है। यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे-अच्छे पर्यटन स्थल भी आपको देखने को मिल जाएँगे। अगला प्रश्न मध्य प्रदेश से पूछा गया है। मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मई को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? आइए देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस 24 मई को मनाया जाता है, जो मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम यानी कि एमपीएसटीडीसी के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को राज्य के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने और पर्यटन के महत्व को उजागर करने के लिए जो है इसको मनाया जाता है। तो 24 मई को ये मनाया जाता है और क्योंकि इस दिन एमपीएसटीडी की स्थापना हुई थी इसलिए। और महत्व क्या है? तो यह दिन राज्य के पर्यटन क्षेत्रों के विकास और प्रचार प्रसार को संभालता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के लोकरंग महोत्सव की विशेषताएं पूछी गई थी कि लोकरंग महोत्सव क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। 4 कथन दिए गए थे और कथन आधारित प्रश्न आपसे पूछा गया था। अब ये लोकरंग महोत्सव कई बार पूछा गया, शुरू से अभी तक लगातार पूछा जा रहा है। आइए एक बार इसके बारे में पूरा डिटेल में देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का लोकरंग महोत्सव एक वार्षिक 5 दिवसीय उत्सव है, जो भारत की आदिवासी लोक परंपराओं के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें आदिवासी नृत्य, प्रदर्शन कला, सांस्कृतिक शास्त्रीय नृत्य, संगीत, कला और शिल्प प्रदर्शनियां शामिल हैं। ये भोपाल में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। एक बार यही पूछा था कि किस दिन मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। इसमें देश विदेश के कलाकार भाग लेते हैं, जो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। कुछ विशेषता हैं, जैसे कि इसमें सांस्कृतिक उत्सव कराए जाते हैं। भारत के साथ साथ में मध्य प्रदेश की जितनी भी परंपराएं हैं, आदिवासी लोक नृत्य हैं, इन सब का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। तो ये सांस्कृतिक उत्सव हो गए। विस्तृत भागीदारी रहती है इसमें, मतलब कि राज्यों के साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी भाग लेते हैं। आयोजन यह गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में संस्कृति निदेशालय और मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया था, एग्जैक्ट यही पूछा गया था कि भाई लोकरंग महोत्सव कौन आयोजित करवाता है। तो पहला संस्कृति मंत्रालय और दूसरा मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय, ये भी इनके द्वारा जो है इसको आयोजित करवाया जाता है। अवधि तो यह 5 दिनों तक चलता है और 26 जनवरी से शुरू होता है। कला प्रदर्शन, इसमें पारंपरिक लोक नृत्य और संगीत के अलावा कला और शिल्प कला की प्रदर्शनियां भी लगाई जाती हैं। अब देखो टेंट पूछ लिया था ना, तो इससे ये प्रश्न बन सकता है कि भाई कितने स्टॉल लगाए जाते हैं शिल्प मेला में। तो जो लोकरंग महोत्सव में शिल्प मेला लगता है उसमें 210 स्टॉल लगाए जाते हैं। एक शिल्प मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार की पारंपरिक कलाकृतियां और व्यंजन भी शामिल किए जाते हैं। कुछ भी पूछ सकता है भाई, ठीक है ना। तो ये 210 स्टॉल लगते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। हो सकता है लोकरंग से अगला प्रश्न ये पूछा जाए। अगला करंट अफेयर, देखो भाई अभी लेटेस्ट में ये करंट अफेयर हुआ। अब देखो अब प्रश्न भेज रहे हैं बहुत सारे लोग, है ना, टेलीग्राम पर। जब मतलब कि टाइम ओवर हो जाता है, इतना लेट आप क्यों प्रश्न भेजते हैं, तुरंत प्रश्न भेजा कीजिए, है ना। देखो अगला प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वुमेन वर्ल्ड कप 2025 जीता है, अभी आपको पता है, कुछ दिन पहले की बात है। किस स्टेडियम में इसका फाइनल आयोजित किया गया था? तो डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में इसका फाइनल आयोजित किया गया था, आपको याद होगा, कुछ दिन पहले की बात है। इससे ये साबित होता है कि मेरे भाई एमपीएसबी अभी लेटेस्ट में जो है पेपर आपके बना रहा है ना, कुछ दिन पहले की बात है।
जब आपका एग्ज़ाम चल रहा था शायद तभी आपका फाइनल हुआ था। तो कुछ पेपर पहले बन जाते हैं और लास्ट वाली शिफ्ट के पेपर लास्ट में बनते हैं, इसलिए ये करंट अफेयर पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर है पिछले महीने का। देखो, तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार आईसीसी महिला विश्व कप खिताब जीत लिया है। मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हरा करके ये वर्ल्ड कप जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? कप्तान कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन है। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में दक्षिणी भाग की अपेक्षा ज़्यादा ठंडी रहती है, ऐसा क्यों होता है? ये आपका भिंड मुरैना वाला जो एरिया हो गया, यहाँ पर ज़्यादा ठंडक रहती है साउथ की अपेक्षा, तो ऐसा क्यों होता है? तो और कथन बना करके आपसे पूछा गया था, 4 कथन दिए गए थे। देखिए, तो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग है, दक्षिणी भाग की तुलना में अधिक ठंडा रहता है क्योंकि यह भूमध्य रेखा से बहुत दूर है, समुद्र से दूर है और महाद्वीपीय जलवायु के कारण यहाँ तापमान में अधिक परिवर्तन होता है। इसके विपरीत दक्षिणी भाग जो भूमध्य रेखा के करीब है, इसलिए वहाँ का तापमान कम मौसमी बदलाव होता है और महाद्वीपीय प्रभाव की तुलना में समुद्र के माध्यम से कम प्रभाव का अनुभव होता है। देखो आपको बताएं, जैसे ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के आसपास में जितने भी एरिया होते हैं वहाँ पर आपको गर्मी का एहसास होता है। जैसे कि आप वहाँ पर केन्या वेन्या चले जाइए और अमेरिका के कुछ ऐसे जो मतलब कि देश हैं जो एकदम किनारे हिस्से लगे हुए हैं, वहाँ पर आपको वेस्ट इंडीज़ वगैरह हो गया, यहाँ के लोग आपको काले दिखाई देते हैं ना, क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक गर्मी होती है। यहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो ये भूमध्य रेखा से काफ़ी ज़्यादा दूर है, इसका उत्तरी वाला हिस्सा जो है, जो आपका उत्तरी वाला हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, इसलिए यहाँ पर आपको कम गर्मी का एहसास होता है, मतलब कम गर्मी का एहसास होता है और ठंडी ज़्यादा रहती है ना, यही आपसे पूछा है, यही रीज़न आपके ऑप्शन में दिया गया था। अगला, विजय राजे सिंधिया का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये राजनीति से संबंधित है। विजय राजे सिंधिया, आइए देख लेते हैं। विजय राजे सिंधिया, जिन्हें राजमाता सिंधिया के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय राजनीतिज्ञ, ब्रिटिश राज में ग्वालियर के अंतिम शासक महाराज जीवाजीराव सिंधिया की पत्नी थी। बाद के जीवन में उन्होंने भारतीय संसद के दोनों सदनों के लिए मतलब बार-बार इनको चुना गया था। ये राजनीति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक कालीन गुफाओं का निर्माण कब शुरू हुआ था? ये आपका हिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया है। तो 40,000 साल से लेकर के 10,000 साल के मध्य में जो है इन गुफाओं का निर्माण शुरू हुआ था। आइए देख लेते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल की गुफाओं का निर्माण लगभग 40,000 से 10,000 साल पहले शुरू हुआ था। इन्हीं के बीच में ऑप्शन आपके एग्जाम में दिया गया होगा। इन गुफाओं में चित्रकारी और नक्काशी की गई थी जो शिकार, धार्मिक अनुष्ठानों और सामाजिक जीवन को दर्शाती है। यूरोप में कुछ सबसे प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक गुफाएं जैसे कि लगभग 30,000 साल पुरानी हैं, जैसे कि फ्रांस की लास्क हो गई, स्पेन हो गई, ये गुफाएं पूछी गई थी। ठीक है, इसके बाद में आज आपका भीमबेटका वाला प्रश्न शायद इसमें लिख नहीं पाए हैं। पूछा गया था भीमबेटका कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता ही है रायसेन में है भीमबेटका, है ना। और ये प्रश्न आज पूछा गया था, शायद हम इसमें जो है लिख नहीं पाए हैं, प्रश्न तो उन्होंने भेजा था, आपको हमने दिखा भी दिया था, है ना। मे भी इसमें शामिल नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट तो हमने लगा ही दिया, आप उसमें देख लेना। ठीक है भाई, तो मध्य प्रदेश के रायसेन में भीमबेटका स्थित है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न अब हम बात करते हैं गणित की। मैथ में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न था कि भाई 10 बच्चों का जो औसत है वो 80 है, एक बच्चे के अंक जो हैं वो 86 के स्थान पर 68 लिख दिए गए हैं, तो सही एवरेज आपको बताना था। आज बताया गया कि एवरेज से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे। देखिए अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 8% हानि पर बेचा गया, अगर 450 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 12% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अगला प्रश्न है, 9/18 को गलती से 8/9 लिख दिया गया है, तो प्रतिशत में क्या परिवर्तन हुआ है, यह आपसे पूछा गया था। इसके बाद में पार्टनरशिप से लगभग 2 प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न बेलन से था, एक प्रश्न आपको आयत से देखने को मिला था, रेक्टेंगल से। प्रतिशत के लगभग 3 प्रश्न, त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 से 3 प्रश्नों में त्रिभुज का क्षेत्रफल, एवरेज के 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं, हालांकि सिंपल लेवल के ही प्रश्न पूछे गए हैं। प्रॉफिट लॉस के 2 प्रश्न, सिंप्लीफिकेशन के लगभग 3 प्रश्न, एक प्रश्न एसआईसीआई से, एक प्रश्न बॉड मास से, और ट्रेन, नाव और धारा का प्रश्न इस शिफ्ट में नहीं पूछा गया है। बाकी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था, जो हमने आपको स्क्रीनशॉट में दिखा दिया था। अगला प्रश्न है रीजनिंग की बात कर लेते हैं। देखिए कुछ प्रश्न इस तरह से पूछे गए थे, आप बाजार गए हुए हैं दुकान पर सब्जियां खरीदने के लिए, सब्जियां खत्म हो जाती हैं, ऐसे में आप मतलब क्या डिसीजन लेंगे, तो डिसीजन मेकिंग से प्रश्न था। अगला, 15 अगस्त 2047 को कौन सा दिन होगा। अगला, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ता है 12 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से और वर्तमान बिंदु के मध्य में कितनी दूरी है वर्तमान में, ये पूछा गया था। आज क्लॉक से कोई प्रश्न नहीं पूछा है, यानी कि घड़ी से कोई प्रश्न नहीं पूछे हैं। कथन, निष्कर्ष एवं कार्यवाही से 10 से 12 प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये थोड़ा इसका जो है संख्या बढ़ा दी है, थोड़ा आप देख करके जाइएगा।
त्रिभुज काउंटिंग के 3 प्रश्न और आयत काउंटिंग के 3 प्रश्न, 6 प्रश्न आपके फिगर काउंटिंग से पूछे गए थे। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट का आज शायद एक प्रश्न पूछा गया था। कथन निष्कर्ष, जी हाँ, कथन निष्कर्ष के लगभग 10 प्रश्न पूछे हैं। मेंटल एबिलिटी के प्रश्न जो है वो कम कर दिए हैं, मानसिक अभिरुचि वाले जो प्रश्न है वो कम कर दिए हैं, कथन निष्कर्ष बढ़ा दिया है। फिगर काउंटिंग के 3 प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, 3 प्रश्न यहाँ पर, 6 प्रश्न फिगर काउंटिंग के थे। कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 प्रश्न, एक प्रश्न पजल का था, थोड़ा सा हाई लेवल की पजल पूछी गई थी। 3-4 उसमें ऑब्जेक्ट दे रखे थे। पजल वाली वीडियो देख करके जाना, जिन लोगों ने नोट्स लिया है उनके पास में पजल की नई वाली नोट्स भेजी गई होगी, उसको भी थोड़ा सा आपको देख करके जाना है। डायरेक्शन का एक प्रश्न, साइलॉग के 2 प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न जो है आपके एनालॉजी के, मानसिक अभिरुचि के 3 से 4 प्रश्न ही पूछे गए हैं। बाकी आपके कथन निष्कर्ष के प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी है, कथन निष्कर्ष एवं कार्रवाई की। चलिए मैथ की बात कर लेते हैं, तो लगभग 25 नंबर का मैथ आया था, 25 से 27 नंबर का। रीजनिंग लगभग 32 नंबर का। ये आपके 57 से 58 नंबर का मैथ और रीजनिंग पूछा गया था। अब देखो बहुत सारे लोग सुबह वाली वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि सर पागल हो क्या, इतने कम क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के नहीं आए थे। देखो लोगों ने हमको बताया था, एग्जैक्ट रिव्यू उन्होंने दिया था हमारे पास में, पूरा लिख करके भेजा था कि सर 25 प्रश्न मैथ के आए थे और 25 से 26 प्रश्न ही रीजनिंग के आए थे। 52 से 53 नंबर तक का मैथ रीजनिंग आया था, इससे ज़्यादा नहीं आया था सुबह की शिफ्ट में, इसलिए लोगों के नंबर भी कम आए। ठीक है, इस शिफ्ट में भी आप देखेंगे लगभग 57-58 नंबर का आपको मैथ रीजनिंग देखने को मिल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आया था। देखो प्रश्नों की संख्या कम हो रही है, रीजनिंग बढ़ रही है, मैथ के प्रश्न कम हो रहे हैं। जो हो रहे हैं तो वो हो रहे हैं एग्जैक्ट वाई, उसमें आपके कहने, मानने या ना मानने से कोई उसमें अंतर पड़ने वाला नहीं है। साइंस के लगभग 12 से 15 प्रश्न, बाकी आपका जीके जीएस करंट अफेयर 2 से 3 प्रश्न गलत भी देखने को मिल रहे हैं और वो हर शिफ्ट में देखने को आपको मिल रहे हैं। ठीक है, नंबर की बात करते हैं तो 69, 72, 77, 79, 80 और 83 नंबर आपको ऊपर बताया दिया है, उन भाई के आए थे। ठीक है, बाकी उन्होंने ये सारे प्रश्न भी भेजे हैं। देखो आज ये भीमबेटका वाला प्रश्न हम जो है नहीं ऐड कर पाए हैं, वो आप लोग देख लेना, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन में भीमबेटका की गुफाएं हैं। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा देख लेना है, इसको पहले हम करा चुके हैं वैसे, आपको याद ही होगा। ठीक है भाई, चलो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर मैसेज करके आपको अपने नोट्स प्राप्त कर लेने हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप लोग इसको फॉलो कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। नंबर यही है मेरे भाई, आपसे निवेदन करते हैं अपने प्रश्नों को इस नंबर पर अपने नाम के साथ में जरूर सेंड किया कीजिएगा 1 घंटे के अंदर अंदर। टेलीग्राम पर भी आप सेंड कर सकते हैं, अतुल सर 88, अतुल सर 88 के नाम से हमारी आईडी है, सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, इस पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।